क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा इंसान भी था जो सो रहे लोगों को एक लोहे की रॉड से पीट पीट कर उनका मर्डर कर देता था। मरने वाले लोगों में औरतें, नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। इस खूंखार अपराधी ने अकेले ही बिना किसी गन और तलवार के पूरे मुंबई में दहशत फैला रखी थी, जिसके डर से सूरज ढलते ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। हिज नेम वाज रमन राघव। यह कहानी शुरू होती है 1968 से। जुलाई महीने में मुंबई पुलिस को बोरीवली के पास पोईसर इलाके में एक बॉडी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि किसी झोपड़ी के बाहर एक लाश पड़ी है, जिसका सर बुरी तरह से फटा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे तेज़ नुकीले हथियार से मारा होगा। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि एक महिला ने किसी को वहाँ देखा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं देख पाई। पुलिस ने केस को रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें लगा कि कोई ज़मीन जायदाद का लफड़ा होगा। उसी समय उन्हें एक और खबर मिलती है कि मलाड इलाके में झोपड़ी के बाहर एक लाश पड़ी है। वहाँ पर भी जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक आदमी वारदात के बाद छाता और टॉर्च लेकर कहीं जा रहा था। दोनों के मरने का पैटर्न सेम था, लेकिन पुलिस ने सोचा तक नहीं कि इन दोनों मर्डर्स में कोई कनेक्शन हो सकता है। इस घटना के लगभग 6-7 दिन बाद ही मलाड में ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ओर एक झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी और 2 महीने के बच्चे का भी मर्डर हो जाता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो भी इस खौफनाक दृश्य को देखकर दंग रह जाती है। इन तीनों के सर पर भी वैसे ही तेज नुकीले हथियार से वार हुआ था जैसा पिछले 2 मर्डर्स में हुआ था। झोपड़ी के बाहर कीचड़ में एक टॉर्च और छाता भी मिला। A similar series of murders had been taken place few years earlier in 1965 to 1966 in eastern suburbs of Mumbai. In that year, as many as 19 people had been attacked, out of which 9 victims had died. यहाँ पुलिस को क्राइम सीन से एक रॉड भी मिलती है जिस पर खून लगा था। इसके बाद पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस जब पिछले हफ्ते के 2 मर्डर्स की जांच करती है तो वहाँ भी इस तरह के हथियार से वार होने का अनुमान लगाती है। पुलिस छाता, टॉर्च और रॉड को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देती है ताकि फिंगरप्रिंट मैच कर सकें, लेकिन उन चीज़ों पर फिंगरप्रिंट नहीं मिला क्योंकि उन दिनों में बारिश का मौसम चल रहा था और तीनों चीज़ें कीचड़ में मिली थीं और फिंगरप्रिंट भी धुल चुका था। इन वारदातों से वहाँ के लोग दहशत में आ गए थे। इस घटना के लगभग 5 दिन बाद ही कांदिवली के हनुमान नगर में ठीक इसी तरह से एक टीचर का भी मर्डर हो गया। इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे कत्ल हुए, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। आपको बता दें कि कोई भी मर्डर दिन के वक्त नहीं होता था, केवल रात में 1 बजे के करीब ही होता था। सारे मर्डर्स के पैटर्न सेम थे, सर पर वार करना। मर्डर केवल उनका ही होता था जो या तो बाहर सोते थे या फिर दरवाज़ा खुला रखकर घर के अंदर सोते थे, जिससे यह पता चला कि इन सब के पीछे कोई साइको किलर हो सकता है। इन सभी घटनाओं के दहशत से मुंबई के ढेर सारे इलाकों में शाम होते ही दुकानें, पार्क, होटल्स इत्यादि बंद हो जाते थे। ऐसा कोई सरकारी आदेश तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते थे। लोग अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियां बंद रखते थे। कोई भी अपने छत पर या बालकनी में नहीं सोता था। लोग अपने परिवार और गली मोहल्ले की सुरक्षा के लिए ग्रुप बनाकर लाठी डंडे के साथ रात में पहरा देते थे। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह था कि कोई व्यक्ति जो अकेला दिखता, लोग उसे पकड़कर पीटने लगते और वो बुरी तरह से घायल हो जाता। लेकिन इन सब के बाद भी कत्ल होते रहे। कोई भी उस इंसान को न आते हुए देखता था और न ही जाते हुए। Some rumors started spreading about the supernatural powers of the killer. Around the same time, Deputy Commissioner of Police Ramakant Kulkarni was handed over the case. On going through the files, no one had a clue where to begin their search. No one knew who they were looking for. The idea of a city-wide search was ruled out. इसी बीच एक इंस्पेक्टर जिनका नाम विनायक राव वकाटकर था, उन्होंने डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी को बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले 1965 और 1966 के बीच कुछ ऐसे ही मर्डर्स हुए थे। उस वक्त मुंबई के बाहरी इलाकों, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ म्यूनिसिपैलिटी के पाइपलाइन के सहारे बनी झुग्गी झोपड़ियों में ऐसी घटनाएं होती थीं। उस दौरान कुछ 19 लोगों पर हमला हुआ था जो अपने झोपड़ी के बाहर सो रहे थे, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी और कातिल इसी तरीके से यानी नुकीले हथियार से वार करके मर्डर करता था। दोनों का मोडस ऑपरेंडी सेम था। उस वक्त वकाटकर मुलुंद पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। When he heard these incidents, he and his team started patrolling in those areas. लेकिन जब एक रात वकाटकर और उनकी टीम गश्त लगा रही थी, तब उन्होंने देखा कि एक इंसान बेखौफ उस इलाके में घूम रहा है, जबकि अंधेरा होते ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। इस बात से वकाटकर को उस पर शक हुआ। जब वो उसके पास गए और उसका नाम पूछे तो उसने कहा रमन राघव। जब रमन की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक डायरी मिली जिसमें 2 शब्द लिखे थे, ख़त्म और खल्लास। इससे वकाटकर का शक और भी गहरा हो गया। रमन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने जब उसके पास रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसके कई नाम सामने आए, जिनमें से उसके नाम सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना, तंबी और वेल्लूर स्वामी थे। इसका जन्म 1929 को तिरुनेलवेली में हुआ था। बचपन से ही इसे चोरी चकारी की आदत हो गई थी। जब यह 20 साल का हुआ तो यह अपना घर छोड़कर मुंबई आ गया और वहीं एक मिल में काम करने लगा।
चोरी करने की आदत से मजबूर रमन को पुलिस ने पकड़ लिया और भायखला जेल में ले जाया गया। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को भी इसी जेल में रखा गया था। वो कहते हैं ना, जब एक बार चोरी की आदत लग जाती है तो वो कभी नहीं छूटती। जेल से आज़ाद होने के बाद रमन वापस से चोरी डकैती करने लगा, जिसके लिए उसे 5 साल की जेल हुई। रमन की हिस्ट्री खंगालने के बाद वकाटकर ने रमन से 9 कत्लों के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बताया। रमन से सच्चाई उगलवाने के लिए पुलिस ने अपना सारा दमखम लगा दिया, लेकिन रमन ने कुछ नहीं बोला। फिर इंस्पेक्टर वकाटकर रमन को 2 साल के लिए मुंबई से तड़ी पार कर देते हैं और कहते हैं, यदि तुम वापस आए तो हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिए जाओगे। वकाटकर ने डीसीपी को यह भी बताया कि रमन के जाने के बाद मर्डर्स अचानक से रुक गए थे, लेकिन अब शायद वो वापस आ गया है। डीसीपी कुलकर्णी को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने रमन की फाइल्स मंगवाई, जिसमें उसके फिंगरप्रिंट्स, फोटोज़ और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। इसके बाद रमन की सारी इन्फॉर्मेशन सभी पुलिस स्टेशंस में भिजवा दिया गया और कहा गया कि वो जैसे ही मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। 25 और 26 अगस्त 1968 को मलाड में लालचंद यादव और दुलार यादव नाम के 2 लोगों की हत्या हो गई। जब पुलिस ने क्राइम सीन की छानबीन की तो किस्मत से कातिल के फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए। जब पुलिस ने इस फिंगरप्रिंट को रमन के फिंगरप्रिंट से मैच कराया तो यह साबित हो गया कि रमन वापस आ गया है। इसके बाद से हर पुलिस वाले के पास रमन की फ़ोटो थी और सभी उसे ढूंढने में जुट गए। कुछ पुलिस वाले पोयसर के इलाके में छानबीन करने गए। वहाँ पर एक औरत जिसका नाम मंजुला बाई दलवी था, उन्होंने पहचान लिया और देखते ही बोली, ये तो अन्ना है। मैंने आज सुबह ही कुएं से पानी भरते वक्त उन्हें देखा था। पुलिस वालों ने जब अन्ना का एड्रेस पूछा तो उस औरत ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता। फिर पुलिस वालों ने रमन के पहनावे के बारे में पूछा तो उस औरत ने कहा, आज जब मैंने उन्हें देखा था तो वो नीली रंग की शर्ट, खाकी रंग की हाफ पैंट और भूरे रंग के जूते पहने थे और हाथ में एक छतरी भी थी। पुलिस ने ट्रांसमीटर के जरिए इन सारी इन्फॉर्मेशन को सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया और सभी इस आदमी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन यानी 27 अगस्त 1968 को एलेक्स फियालो नाम के एक पुलिस कांस्टेबल को एक आदमी नीली रंग की शर्ट, खाकी रंग की हाफ पैंट और भूरे रंग के जूते पहने दिखता है और उसके पास एक छतरी भी थी। वो भिंडी बाजार में घूम रहा था। उसकी छतरी गीली थी और जूतों में कीचड़ लगा हुआ था, जिससे यह पता चल रहा था कि वो किसी ऐसे इलाके से आया है जहाँ पर बारिश हुई थी। लेकिन भिंडी बाजार के आसपास के इलाकों में कोई भी बारिश नहीं हुई थी। जब एलेक्स उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसके शर्ट पर खून के छींटे लगे हैं। जब एलेक्स ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 2 चश्मे, 2 कंघे, 2 कैंचियाँ, 1 अगरबत्ती स्टैंड, साबुन, चाय पत्ती और 2 कागज़ मिलते हैं जिस पे कुछ नंबर लिखा था। जब एलेक्स ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, सिंधी दलवाई। कांस्टेबल को याद आता है कि रमन का दूसरा नाम सिंधी दलवाई भी है। एलेक्स उससे पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं और रमन बिना विरोध किए एलेक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स अपने सीनियर्स को रमन की खबर देते हैं। जब रमन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो सबसे पहले क्राइम ब्रांच के लोग उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं और क्राइम सीन के फिंगरप्रिंट से उसके फिंगरप्रिंट को मैच कराते हैं और फिंगरप्रिंट मैच भी हो जाता है। रमन के गिरफ्तारी की खबर प्रेस में रिलीज़ कर देते हैं और डीसीपी कुलकर्णी कांस्टेबल एलेक्स को 1000 रुपये का इनाम देते हैं। पुलिस के पास एक सबसे बड़ी समस्या थी रमन से उसके गुनाह को कबूल करवाना, क्योंकि पिछली बार उसने कुछ भी नहीं बोला था। पुलिस रमन से पूछताछ करना शुरू कर देती है। 2 दिन बीत चुके थे। एक कांस्टेबल ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। रमन ने बिना वक्त गवाए बोला, मुर्गी। उसके लिए चिकन मंगवाया गया और रमन ने कुछ ही देर में उसे खाकर ख़त्म भी कर दिया। उससे दोबारा पूछा गया कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। उसने फिर बोला, मुर्गी। उसके लिए दोबारा चिकन मंगवाया गया और रमन ने इसे भी खाकर ख़त्म कर दिया। पुलिस वालों ने उससे फिर पूछा, और कुछ चाहिए? रमन ने कहा, नारियल का तेल, कंघी, शीशा और एक वैश्या चाहिए। वैश्या के अलावा उसकी सारी इच्छाएं पूरी की गईं। उसने तेल से अपने शरीर की मालिश की, बालों को कंघी से ठीक किया और शीशे में देखकर हल्का सा मुस्कुराया। इसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और कहा, अब तुम लोग मुझसे जो चाहे पूछ सकते हो। इसके बाद पुलिस ने मर्डर्स के बारे में पूछा तो राघव ने अपनी कहानी शुरू की। जब 1966 में उसे मुंबई से तड़ी पार किया गया था तो वो पुणे चला गया था। बड़ा गांव, देहू और तलेगांव नाम की जगहों पर उसने चोरी चकारी शुरू कर दी। एक दिन वो तलेगांव के किसी चाय की दुकान पर गया और चाय वाले से शुद्ध दूध की बनी चाय मांगी, लेकिन चाय वाले ने चाय में दूध कम और पानी ज़्यादा डाल दिया था। यह देखकर रमन को बहुत गुस्सा आया। उसी समय उसने फैसला कर लिया कि इस चाय वाले को वो जान से मार देगा। शाम को जब चाय वाला अपना दुकान बंद करके घर जा रहा था तो रमन ने उसका पीछा किया, लेकिन पुलिस ने रमन को किसी चोरी के सिलसिले में पकड़ लिया और उसे 1.5 साल के लिए बड़ा गांव जेल में कैद कर दिया गया। जब वो जेल से छूटा तो ट्रेन से करजत नाम के जगह पर पहुंचा, जो महाराष्ट्र में ही है। कुछ दिन वहां रहने के बाद जुलाई 1968 को बोरीवली पहुंचा। वहीं छोटी मोटी चोरियां करने लगा। एक दिन जब वो टहल रहा था तो उसे एक साइकिल की दुकान के पास एक हैंडल पड़ा हुआ मिला। वो हैंडल को लेकर जोगेश्वरी आया और एक लोहार से उस हैंडल को सीधा करवाया और आगे से हुक जैसा बनाने को कहा। जब उसका हथियार तैयार हो गया तो वो उसे लेकर वहाँ से चला गया। एक रात जब वो पोईसर से गुजर रहा था
तब उसे एक औरत झोपड़ी में बच्चे के साथ सोते हुए दिखी। उसका पति बाहर सो रहा था और चारों ओर अंधेरा भी था। रमन ने आदमी के सर पर जोर से वार किया, जिससे वो आदमी वहीं पर मर गया। इतने में ही उसकी पत्नी आवाज़ सुनकर बाहर आई और उस दृश्य को देखकर वो भी चिल्लाने लगी। रमन वहाँ से भाग गया। भागते भागते वो मलाड पहुँचा, जहाँ पर रात के 9 बजे झोपड़ी के बाहर एक आदमी सो रहा था। रमन ने अपना हथियार निकाला और उस आदमी के सर पर जोर से मारा, जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो गई। इसके बाद उसने उसकी घड़ी उतार ली, वहाँ से एक छाता और टॉर्च लिया, साथ में थोड़ी सी मूंगफली और एक थैला भी लिया, जिसके अंदर 262 रुपये थे। इसके बाद वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचा, जहां पर एक झोपड़ी थी। वो पीछे से झोपड़ी पर चढ़ गया और छत से नीचे झांक कर देखा तो एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और औरत ने गले में एक सोने का मंगलसूत्र भी पहना था। उसे देखकर रमन की आंखें चमक गईं। वो वहीं पर औरत के सोने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन औरत अभी तक जागी हुई थी। वो 4 रातों तक वहाँ चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 5वें दिन जब उसने झोपड़ी के छत से नीचे झाँक कर देखा तो वो औरत सो रही थी और उससे थोड़ी दूर पर उसका पति भी सो रहा था। उसने अपना चाकू निकाला और दरवाजे से बंधी रस्सी को काट दिया। सबसे पहले उसने आदमी को मारा, उसके बाद उस औरत को और फिर सो रहे बच्चे को भी। इसके बाद वो झोपड़ी के बाहर आया, इधर उधर देखा और अपने टार्च, छाता और हथियार को बाहर ही रख दिया। अंदर जाकर औरत का मंगलसूत्र उतारा और अपने जेब में रख लिया और उस मरी हुई औरत के बगल में जाकर लेट गया। तब तक एक बूढ़ी औरत वहां आई और इस दृश्य को देखकर चिल्लाने लगी। रमन अपना सारा सामान छोड़ वहां से भाग गया। अगली रात को जब अपना सामान लेने आया तो सब गायब था, क्योंकि पुलिस वहां से सारा सामान उठा ले गई थी। जब मंगलसूत्र बेचने गया तो वो नकली निकला। फिर वो चिंचोली नाम की जगह पर गया। वहाँ पर उसका दोस्त माइकल रहता था। माइकल से उसने कहा कि वो झोपड़ी बना रहा है, लेकिन उसे ज़मीन खोदने के लिए औजार चाहिए। माइकल ने उसे 4 फुट लंबा नुकीला सरिया दिया और कहा काम होने के बाद वापस कर देना। 3-4 दिन बाद वो हनुमान नगर गया। वहाँ पर एक आदमी झोपड़ी के अंदर सो रहा था। वो छोटी सी सुरंग बनाकर झोपड़ी में घुस गया और उस आदमी की हत्या कर दी। उसके बाद वो उस आदमी की घड़ी उतार ली और अपने जेब में रख ली। 1-1 रुपये के 5 नोट, डालडा घी, आटा और स्टोव लेकर वहाँ से भाग गया। घड़ी को उसने 30 रुपये में बेचा। जोगेश्वरी में उस पुराने वाले लोहार के पास गया और नुकीले सरियों को देखकर कहा कि इसे पहले जैसा ही औजार बना दो। उसी रात उसने झोपड़ी में सो रहे एक और आदमी की हत्या कर दी और उसके जेब से बीड़ी का पैकेट और माचिस निकाल ली। वहाँ पर थोड़ा सा खाना रखा हुआ था, वो उसे खाया और वहाँ से भाग गया। उसी रात वो दूसरी झोपड़ी में घुसा, जहाँ 2 बच्चे सो रहे थे। उन्हें मार दिया। एक औरत भी चादर ओढ़कर वहीं सो रही थी, उसने उसकी भी हत्या कर दी। जब उसने चादर हटाई तो औरत ने कोई भी कपड़ा नहीं पहना था। यह देखकर रमन की हैवानियत जाग गई और रमन ने उस औरत का रेप किया। जब उसका मन भर गया तो उसी जगह पर उसने खाना खाया, वहीं से चाय पत्ती उठाई और चला गया। रमन ने अपने कबूलनामे में ऐसे ही ढेर सारे क्राइम्स दर्ज करवाए। पुलिस ने उससे 2 साल पहले के मर्डर्स के बारे में पूछा तो रमन ने उसे भी कबूल किया। 1965 से 1966 के बीच उसने 24 मर्डर किए थे और टोटल 41 मर्डर कर चुका था। उसने कहा कि उसे 41 मर्डर्स ही याद हैं, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पुलिस ने मर्डर्स के पीछे का मोटिव पूछा तो रमन ने कहा ये सब गंदे लोग हैं और भगवान ने इन्हें मारने को कहा था। पुलिस ने उससे मर्डर वेपन के बारे में पूछा तो रमन ने जंगल ले जाकर उन्हें एक चाकू और रॉड दिया। अब लोहार का बयान दर्ज हुआ, फिर इसके बाद माइकल का बयान दर्ज हुआ। 10 महीने बाद 2 जून 1969 को मुकदमा शुरू हुआ। पीवी पवार नाम के एक वकील ने रमन की ओर से बोला कि रमन की हालत ठीक नहीं है। जब उन्होंने मर्डर किया तो उन्हें पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। सरकारी वकील MB वोरा ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने रमन का टेस्ट करवाया। 3 हफ्ते बाद आए टेस्ट ने रमन को हेल्दी बताया। इसके बाद जज CT दीघे ने रमन को फांसी की सज़ा सुना दी। जब रमन के वकील ने हाई कोर्ट में इसकी अर्जी डाली तो हाई कोर्ट ने भी रमन का मेडिकल टेस्ट कराने का फैसला लिया। जब उसका मेडिकल टेस्ट हुआ तो सामने आया कि उसे एक क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया बीमारी निकली। इसके बाद रमन के फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया और उसे यरवाड़ा जेल में कैद कर दिया गया। 8 साल बाद 1995 को किडनी फेल होने की वजह से ससून हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई।